बच्चों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की विषय चित्रकला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास के प्रारंभ में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बच्चों समय बड़ा विपरीत चल रहा है और इस विपरीत समय में यदि जो स्टूडेंट थोड़ा जागरूक रहेगा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो और चाहे 10th का हो, अगर वो जागरूक रहेगा तो निश्चित है कि वो सफलता प्राप्त करेगा। अन्य स्टूडेंटों से या अन्य दुनिया से अलग हो सकता है। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपनी ऑनलाइन क्लासों को अटेंड करें। स्कूल जो सुविधाएं दे रहे हैं उन सुविधाओं का उपयोग करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी समय पर कुछ जो कंपटीशन है उस कंपटीशन से अपन आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलने के कारण पीछे हो सकते हैं, और अपन को यदि इस एनवायरनमेंट मिलते हुए भी अपन पीछे रह गए तो निश्चित है अपन उनसे भी और भी ज़्यादा पीछे हो सकते हैं। इसलिए जो स्कूल का जो विद्यालय का जो प्रयास है उस प्रयास में सहयोग प्रदान किया जाए और सहयोग के साथ आप आगे बढ़ें। ये मेरी एक आपसे अपेक्षा है कि आप लोग इस तरह से करें। निश्चित है कि जागरूक रहेगा वो फ़ायदा लेगा। ठीक है भाई, तो आगे चल रहे हैं अभी कि आपको विषय चित्रकला में अध्याय 2 पढ़ाया जा रहा है, अध्याय 2 पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नया दूसरा अध्याय है वो अध्याय है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। मैंने आपको इसका जो अध्याय का प्रथम भाग है, पहले वाला जो पहला वीडियो है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसे राजस्थानी स्कूल भी कह सकते हैं या राजस्थानी शैली भी कह सकते हैं, राजस्थानी चित्रण लघु चित्रण परंपरा भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया कि राजस्थान एक विशाल मरुस्थलीय प्रदेश है। इस मरुस्थलीय प्रदेश में 7वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य तक अनेक राजपूत राजाओं ने छोटी बड़ी रियासतों के रूप में शासन किया था, और वो राजपूत राजा वैष्णव संप्रदाय थे, और वैष्णव संप्रदाय होने के कारण उनका आराध्य देव कृष्ण था। इन राजपूत राजाओं को अपने महलों को चित्रित करवाने या सुसज्जित करवाने का एक शौक था, और शौक के साथ साथ ये थे कि अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए अपने आराध्य देव से संबंधित विषयों को चित्रित भी करवाते थे। तो इन राजपूत राजाओं की छत्रछाया में जिस कला शैली का विकास हुआ है उसे राजपूत शैली के नाम से या राजस्थानी शैली के नाम से पुकारा गया। वैसे राजस्थान और ये राजस्थानी शैली, इन दोनों के नामकरण के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत रहे, जो मैंने आपको पहले इस भाग में पहले वाले भाग में बता दिया है कि इसे किसी ने राजपूताना के नाम से पुकारा और किसी ने इसे राजस्थान के नाम से पुकारा। तो जहाँ पर राजपूताना कहने पर इसमें जो कला शैली पनपी उसे राजपूत शैली के नाम से पुकारा, जैसे आनंद कुमार स्वामी ने। और आनंद कुमार स्वामी का विचार था कि इस राजस्थानी शैली का विकास जो हुआ है वो राजपूत राजाओं की छत्रछाया में हुआ है, और राजपूत राजाओं की छत्रछाया में होने के कारण इसे राजपूत शैली कह देना उपयुक्त होगा। लेकिन आगे चलकर कर्नल टॉड, मोतीचंद खजांची, राय कृष्णदास, इस तरह के कुछ कला विद्वानों ने इसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद इसे सीमा क्षेत्र के आधार पर देखा, और कुछ राजपूती जो राज्याश्रय थे उन राज्याश्रयों के अलावा भी चित्रांकन देखा। तो देखने के बाद क्षेत्रगत आधार पर देखा गया तो इसे राजस्थान शब्द से संबोधित कर दिया, और राजस्थान शब्द से जब संबोधित किया तो यहाँ पर जो विकसित कला शैली थी उसे राजस्थानी शैली के नाम से पुकार दिया गया। अब इस राजस्थानी शैली का जो विकास हुआ है वो राजस्थानी शैली का विकास 4 स्कूलों में हुआ है, अर्थात राजस्थानी शैली की 4 प्रमुख स्कूल रही हैं। अर्थात उनको अपन यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान पहले 4 संभागों में विभक्त था, और वो 4 संभागों की जो कला शैली है उसे 4 राजस्थानी शैली की स्कूल कहते हैं। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। मेवाड़ को वर्तमान में उदयपुर, और मारवाड़ को वर्तमान में जोधपुर, हाड़ौती को वर्तमान में कोटा बूंदी, और ढूंढाड़ को वर्तमान में मेवात या जयपुर शैली के नाम से जानते हैं, जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स, स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं। और इस क्षेत्रगत आधार पर जब देखा गया तो ये क्षेत्र की वहाँ के एनवायरनमेंट, वहाँ के परिवेश, वहाँ की संस्कृति की भिन्नता के कारण
कुछ जो चित्र थे उन चित्रों में भी भिन्नता नजर आई, और भिन्नता नजर आने के कारण जिस क्षेत्र की जिस तरह की विशेषता थी उसी क्षेत्र के आधार पर उस शैली को नाम दे दिया गया, या उस स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को नाम दे दिया। जैसे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम दे दिए। और इन जो संभाग थे, इन संभागों में भी कुछ छोटी बड़ी रियासतें और थीं। उन छोटी बड़ी रियासतों में कुछ राजपूत राजा जो शासन कर रहे थे, उन राजपूत राजाओं के सानिध्य में भी कुछ चित्रण परंपरा विकसित हुई। उन कुछ चित्रण परंपराओं में विकसित होने वालियों को इनकी उपशैलियों के नाम से जाना गया। जैसे मेवाड़ में प्रमुख उपशैली है नाथद्वारा, वो नाथद्वारा का विकास हुआ। ऐसे ही हर एक प्रत्येक जो स्कूल है उन स्कूलों में छोटी उपशैलियाँ मतलब विकसित हुई, उनको उपशैलियों के नाम से जाना गया। मेवाड़ शैली की उपशैली जैसे नाथद्वारा है, देवगढ़ है, गोगुंदा है, चावंड है, इस तरह की उपशैलियाँ विकसित हुई। तो आगे चलकर अपन इनके विभाजन भी पढ़ेंगे कि राजस्थानी शैली के कितना स्कूलों में विकास हुआ, उन स्कूलों में और छोटी छोटी कौन कौन सी शैलियाँ पैदा हुई या उप शैलियाँ उप स्कूल पैदा हुई, उनके विषय में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैंने आपको बता दूं कि राजस्थानी शैली का विकास राजपूत राजाओं की छत्र छाया में हुआ, और इसके जो विकास था या इसमें जो चित्रांकन कार्य किया गया वो लघु चित्रों के रूप में चित्रांकन कार्य किया गया है। लघु चित्र कहते हैं पोथी चित्रों को, या छोटे आकार वाले चित्रों को लघु चित्र कहते हैं। और वो लघु चित्रों को बनाने के लिए राजस्थानी शैली से, राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग से पहले अगर पढ़ते हैं तो अपने यहाँ ताड़पत्र, भोजपत्र, कपड़ा, तख्ती आदि का प्रयोग किया, कागज आदि का प्रयोग किया गया। और राजस्थानी शैली में जो लघु चित्र बनाए गए हैं वो पोथी चित्रों के रूप में बनाए गए हैं। और जिनको जो चित्रित विषय है वो विषय यहाँ के परिवेश, यहाँ की संस्कृति के आधार पर, राजपूत संस्कृति के आधार पर विषय चित्रित किए गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चित्रांकन करने के बाद जिस कला शैली का विकास हुआ उसे अपन ने राजस्थानी शैली के नाम से पुकारा है, जिसके मत विभेद के कारण कुछ विद्वानों के अलग अलग नामों से पुकारा। जैसे आनंद कुमार स्वामी ने इसको राजपूत शैली के नाम से पुकारा, मोतीचंद खजांची, राय कृष्णदास अग्रवाल और क्या नाम से कर्नल टॉड आदि ने इसे राजस्थानी शैली के नाम से पुकारा। तो अपन ने इसकी भूमिका या परिचय पढ़ा है, उस परिचय में पढ़ा है कि इसका प्रमुख चित्रित विषय भगवान श्री कृष्ण रहा। तो कृष्ण लीलाओं से संबंधित चित्रों को इसका प्रमुख चित्रित विषय बनाया, और उनके जीवन से संबंधित जितने भी ग्रंथ थे उन ग्रंथों को चित्रित किया गया। उन कवियों या उन क्या नाम लेखक हैं या संगीतकार हैं, उनसे संबंधित जो उनके रचनाएं हैं उन रचनाओं पर आधारित चित्रांकन कार्य किया गया। तो इस शैली को अपन जो आगे बढ़ाते हुए ये पढ़ रहे हैं कि इस शैली में लघु चित्र जो बनाए गए थे उन लघु चित्रों के लिए उपयुक्त धरातल कौन था। तो लघु चित्रों के लिए यहाँ उपयुक्त धरातल के रूप में वसली का प्रयोग किया गया। किस चीज़ का प्रयोग किया गया? वसली का। मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं कि वसली क्या है। वसली एक कागज होता है, और वो कागज वैसे तो ब्राउन पेपर की तरह होता है, ब्राउन कलर का होता है, और ये बहुत हल्का और पतला होता है। लेकिन कलाकार अपनी उपयुक्तता के आधार पर, अपने उपयोग के आधार पर इसमें मोटाई बढ़ा लेता है। कैसे बढ़ाता है कि उस कपड़े की कई परत ले लेता है, उस कागज की कई परत ले लेता है, और वो परतों को गोंद के सहयोग से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चिपकाकर इसकी एक विशेष प्रकार की सीट तैयार कर लेता है, और उस सीट को कहते हैं वसली। इस वसली पर जो चित्रांकन कार्य किया जाता था वो एक टीम वर्क की भांति काम किया जाता था, कि इसमें कलाकारों को नियुक्त कर रखा था कि एक कलाकार ये कार्य करेगा, दूसरा कलाकार ये कार्य करेगा, तो तीसरा कलाकार ये कार्य करेगा। इस प्रकार से इस वसली के द्वारा वसली पर चित्रों को तैयार किया गया था, और चित्रों को तैयार करने के लिए खनिज रंगों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कौन सा धरातल पर चित्रांकन कार्य। तो आगे बढ़ाते हुए अपन अध्याय को पढ़ रहे हैं। राजस्थानी शैली में वसली पर चित्रांकन किया गया। मैंने आपको बताया वसली क्या होती है? एक कागज है, और वो कागज किस प्रकार का होता है? हल्का होता है, और वैसे यूं कह सकते हैं ब्राउन पेपर की तरह होता है वो कलर वो। और उसकी उपयुक्त मोटाई प्राप्त करने के लिए क्या करता है कलाकार? एक परत के बाद दूसरी परत, दूसरी के बाद तीसरी परत उसके ऊपर पेस्ट कर लेता है, चिपका लेता है, और उसको तैयार कर लेता है। मोटाई प्राप्त करने के लिए हस्त निर्मित कागज एक हाथ एक साथ चिपकाते हैं, मतलब कई बार उनको चिपका लेते हैं। रूपरेखा को काले व भूरे रंग में, अर्थात रूपरेखा है
रूपरेखा का तात्पर्य है कि उसके ऊपर जो खाका खींचते हैं, जो चित्र का खाका खींचेंगे, जो उसकी बाउंड्री करेंगे, वो बाउंड्री करने के लिए क्या करते हैं कि कह तो भूरे रंग का और कह काले रंग का प्रयोग किया जाता है। वैसे मैं आपको समझाऊं इसमें किस प्रकार किया जाता है कि कलाकार वसली पर चित्रांकन सीधा नहीं करके इससे पूर्व क्या करता है, अन्य किसी कागज पर शीट पर चित्र को तैयार कर लेता है, मतलब उसकी रेखांकन तैयार कर लेता है, उसका खाका तैयार कर लेता है। और खाका तो रख लेता है ऊपर की तरफ, चित्र तो आलेखन को तो ऊपर की तरफ रखता है और नीचे की तरफ या तो भूरे रंग या काले रंग का उसके ऊपर परत चढ़ा लेता है, एक सूखा कलर रंग कर लेता है। और करने के बाद उसे सीट के ऊपर रख लेता है और सीट के ऊपर रखने के बाद ऊपर की तरफ जो रेखांकन किया है उस रेखांकन पर बारीकी से पेंसिल चलाता है। उस पेंसिल को चलाने पर वो जो चित्र है, वो जो खाका है, वो खाका वसली पर ट्रेस हो जाता है। उसे कहते हैं अपन क्या, काले व भूरे रंग के द्वारा रूपरेखा करना कहते हैं। तो इस प्रकार किया जाता है, वसली पर स्केच किया गया था। अर्थात ये काले और भूरी रेखाओं के द्वारा क्या किया, वसली पर स्केच। स्केच का मतलब होता है ड्राइंग किया गया है, बिना रंगों के ड्राइंग किया गया। उसके बाद संक्षिप्त नोटेशन या नमूना पैच द्वारा तैयार किया जाता था, मतलब उसके ऊपर फिर बाद में कोई हल्का सा पैच लगाकर उसका नमूना तैयार किया जाता, दिखाई देने के लिए किया जाता था। उसमें रंग तय किए गए थे, रंगों को तय कर लिया जाता था, भाई इनमें ये रंग करना है, जिन्हें गोंद के साथ मिलाया जाता था। उन रंगों को क्या करते थे, गोंद के साथ मिलाए जाते थे। किसके द्वारा, गोंद के साथ। और ऊंट या गिलहरी के बालों से ब्रश तैयार की गई थी। यहाँ पर राजस्थानी शैली या भारतीय लघु चित्रण परंपरा में यूं कह सकते हैं कि इतनी बारीक ब्रशों का प्रयोग किया गया है कि देखने वाला व्यक्ति भी आश्चर्य करता है कि ये ऐसी किस प्रकार की ब्रश कहाँ से आई। तो ये जो ब्रश तैयार की गई थी ऊंट और गिलहरी के बालों के द्वारा तैयार की गई थी। चित्र को चमक के लिए घुटाई करते थे, मतलब चित्र जब तैयार हो जाता था ना, तो तैयार होने के बाद उस चित्र को, वसली को, उस कागज को लेते और शीशे के ऊपर उल्टा रख देते थे। और शीशे के ऊपर उल्टा रखने के बाद ऊपर से उसके ऊपर पेपर वेट वगैरह के द्वारा घिसाई करते थे, जिसके आधार पर उसमें एक चमक आती और एक नया परत ग्लेज जैसा दिखाई देता, नकली लगता था। पेंटिंग गतिविधि एक टीम वर्क की तरह है। गतिविधि क्या है, पेंटिंग जो गतिविधि है वो किसकी तरह है, टीम वर्क की तरह है। अब जैसे कोई मतलब टीम उस पर कार्य करती हो तो टीम के द्वारा कार्य किया जाता था, जिसमें मास्टर कलाकार प्रारंभ चित्र बनाता था। मास्टर कलाकार जो होता था ना, महारथी कलाकार, वो उसके ऊपर चित्र बनाता था। उसके बाद विद्यार्थियों के द्वारा रंग, चित्रांकन, वास्तुकला होती है भवन निर्माण, अर्थात उसमें कोई मकान वगैरह बनाना है उसे, परिदृश्य मतलब वहाँ का वातावरण, जानवरों आदि के विशेषज्ञों द्वारा अपना काम किया करते थे। मतलब ऐसी टीम वर्क काम करती थी कि पहला जो मास्टर कलाकार है वो तो उसके ऊपर रेखांकन करता था, उसके बाद वाले जो कलाकार हैं वो रंग करता, चित्रांकन करता, वास्तुकला का कोई रूप है उस रूप को दर्शाता, परिदृश्य को दर्शाता, जानवरों को दर्शाता। इस प्रकार एक टीम वर्क में कार्य किया जाता था। और अंत में मास्टर चित्र की फिनिशिंग करता था, अर्थात जो मास्टर कलाकार होता था या महारथी होता था वो बाद में उस चित्र की फिनिशिंग से तात्पर्य है, मैंने आपको जूनियर में बताया था कि उसकी खुलाई किया करते थे, आउटलाइंस वगैरह करना, मोतियां लगाना, बिंदी लगाना या कोई कढ़ाई वगैरह का कार्य करना, इस तरह की जो फिनिशिंग का कार्य करते थे वो मास्टर कलाकार करते थे। इसके अलावा इस चित्र के चारों तरफ कुछ लिखने के लिए मुंशी के लिए जगह छोड़ दी जाती थी। मुंशी पद्य को उसके लिए छोड़े गए स्थान में लिखता था, मतलब जो कविता लिखता था वो कौन लिखता था, मुंशी लिखता था। और कहाँ लिखता था, उसके लिए जो छोड़ा गया वो स्थान था उस स्थान में लिखा करता था। राजस्थानी स्कूल पेंटिंग्स अर्थात राजस्थानी शैली के जो लघु चित्र हैं उन लघु चित्रों को वसली पर इस प्रकार तैयार किया गया था। इसके बाद आता है राजस्थान पेंटिंग्स की चित्रित विषय वस्तु, अर्थात राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की चित्रित विषय वस्तु। वैसे अपन ने पृष्ठभूमि में पढ़ लिया कि राजस्थानी शैली के अंदर जो चित्रित विषय वस्तु है वो विषय वस्तु में मुख्य रूप से तो आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया, लेकिन साथ में बारह मासा, राग रागनी, ढोला मारू, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, इस तरह के ग्रंथों को यहाँ पर चित्रित किया गया। लेकिन मुख्य रूप से जो चित्रण विषय रहा है वो कृष्ण लीला से संबंधित रहा है। लेकिन मैंने इसको 4 भागों में विभक्त करके बता रहा हूँ मैं आपको कि कौन कौन से विषयों के चित्रांकन किए गए, जैसे कृष्ण लीला व पौराणिक ग्रंथों के चित्र, अर्थात पहला जो चित्रित प्रमुख विषय रहा है वो कृष्ण लीला और पौराणिक ग्रंथों से संबंधित चित्रित विषय रहा। दूसरा विषय रहा है 12 मासा व राग रागनी से संबंधित चित्र रहे। 12 मासा का तात्पर्य होता है 12 महीनों के चित्र, और राग रागनी से तात्पर्य होता है
कि संगीत शास्त्र की राग और रागनियों को प्रतीकों के माध्यम से राजस्थानी शैली के कलाकार, राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के कलाकारों ने अपनी पेंटिंग्स हो गए, अपने अपने चित्र धरातल पर विषय के रूप में उतारा। घरेलू व लोक जीवन के चित्र, या तीसरा विषय स्टार्ट हो जाता है यहाँ से आगे, घरेलू व लोक जीवन के चित्र। अर्थात राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंदर जो तीसरा चित्रित विषय रहा है वो घरेलू व लोक जीवन के चित्रित विषय रहे। अर्थात हमारी राजस्थानी शैली लोक जीवन से जुड़ी हुई शैली रही है, जिसमें लोक जीवन को भी महत्व दिया गया है चित्रण विषय में। और चौथा विषय है दरबारी जीवन से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया, या व्यक्ति चित्रों को भी यहाँ में चित्रित किया गया था, जिनमें आराध्य देव कृष्ण को चित्रित किया गया। मुख्य रूप से आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को चित्रित किया गया है। ये हो गया अपने राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के चित्रित विषय हो गए। इसके बाद आता है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का वर्गीकरण, अर्थात जो राजस्थान में जो स्कूल पनपी या पेंटिंग्स बनी उन स्कूल के कितनी भागों में विभक्त करें, क्योंकि इसको विभक्त करने में वैसे कुल में तो कहते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या राजस्थानी चित्रण शैली, लेकिन क्या है कि परिवेश या कह सकते हैं संस्कृति या कह सकते हैं वातावरण या कह सकते हैं रहन सहन, उसमें थोड़ा परिवर्तन होता है क्षेत्रगत आधार पर। और क्षेत्रगत आधार पर परिवर्तन होने के कारण वो जो विशेषता है क्षेत्र की वो क्षेत्र की विशेषता कविता या कह सकते हैं कविता और चित्र या रचनाओं में वो विशेषता दिखाई देती है, और वो विशेषता के आधार पर उसकी अलग पहचान बन जाती है। इसलिए इसको 4 वर्गों में विभक्त करेंगे अपन, या राजस्थानी शैली को 4 वर्गों में या 4 स्कूलों में विभक्त करके पढ़ेंगे। मैं आपको वैसे साधारण भाषा में बता दूं कि निश्चित है कि कुछ सीमा क्षेत्र, कुछ सीमा को लांघने के बाद, कुछ दूरी पर चलने के बाद अपनी भाषा शैलियों में, आदमी के रहन सहन में, अपने आदमी की संस्कृति में थोड़ा फर्क आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और परिवर्तन आने पर जो व्यक्ति जो जहाँ रहता है उसके अंदर वही विशेषता आ जाती है, तो वो उसके कर्म में भी दिखाई देती है, वो उसके कार्य में भी दिखाई देती है। उस कार्य में दिखाई देने के कारण इनको अपन अलग अलग भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे या समझेंगे। मैंने और भी सरल तरीके से बताऊं आपको कि जैसे मान लो अपने इस क्षेत्र में अपनी बोली भाषा में होता है कहाँ हो रहे है, कहाँ जा रहे है। और अगर यहाँ से आगे अपन बांदीकुई साइड या दौसा डिस्ट्रिक्ट की तरफ चले जाएँ, नीका छो कठिने सो आया हो, कठिने जाओगा, इस तरह के बोलने लग जाते हैं। इस तरह से बोलने पर जो परिवर्तन आता है तो निश्चित है वो परिवर्तन जो जैसे बोलने का परिवर्तन है वैसे ही उसकी भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन होता है। भौगोलिक स्थिति में जैसे राजस्थान को भौगोलिक स्थिति के आधार पर रंगीला राजस्थान कहते हैं, संस्कृति के आधार पर रंगीला राजस्थान कहते हैं कि कहीं पर तो पानी ऊपर ही बहता है, कहीं पर टीबे हैं, रेत के टीबे, कहीं पर पहाड़ है। इस तरह की जो संस्कृति वो है, परिवेश है वहाँ का, भौगोलिक परिवेश है, उस भौगोलिक परिवेश का भी चित्रों में होना निश्चित होता है। और भौगोलिक परिवेश का जब निश्चित चित्रों में निश्चित है कि परिवेश का अंकन करेंगे तो चित्रों में परिवर्तन स्वाभाविक है। इस आधार पर इस राजस्थानी शैली या राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्सों को अपन 4 भागों में विभक्त करेंगे या 4 भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप कि राजस्थानी शैली को वर्गीकरण किस तरह किया कि क्षेत्रगत आधार पर उनकी कुछ निजी विशेषताओं के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। राजस्थानी चित्रकला का उदय एवं विकास अन्य शैलियों की भांति न होकर क्षेत्रीय विविधताओं के साथ हुआ, अर्थात क्षेत्रगत के आधार पर हुआ है। राज्याश्रय की अनेकता के कारण इसमें रूप विविधता का दर्शन होता है। मतलब राज्याश्रय भी मतलब उन राजपूत राजाओं के सानिध्य में भी अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजपूत राजाओं ने राज्य किया, तो कोई राजा की किस तरह की विशेषता है, कोई राजा की किस तरह की विशेषता है, तो वो अपने हिसाब से चित्रांकन या अपने रचनाओं को करवाता है, वो अपने हिसाब से रचनाओं करवाता है। तो राज्याश्रय की अनेकता के कारण इसमें रूप विविधता का दर्शन होता है। राजस्थान में जितने भी प्राचीन नगर, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठान रहे वहीं कलाएं पनपी और विकसित हुई। धर्मपीठों, धर्माचार्यों, राजाश्रय, सामंत आदि के धर्म एवं कला प्रेम के अतिरिक्त साहित्यकारों, कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञ एवं शिल्पाचार्य आदि के महत्वपूर्ण योगदान से राजस्थानी शैली अनेक उपशैलियों या अनेक शैलियों और उपशैलियों में विकसित हुई थी। 17वीं से 19वीं सदी के मध्य चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई, अर्थात राजस्थानी शैली का जो चरमोत्कर्ष है वो 17वीं से 19वीं सदी है प्राप्त हुई। राजस्थानी शैली विभिन्न क्षेत्रीय उपशैलियों को का सुनिश्चित रूप है।
राजस्थानी शैली को अध्ययन की दृष्टि से 4 स्कूलों में विभाजित किया जाता है। मैंने आपको बताया राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की 4 स्कूल रही हैं, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। अर्थात इनको राजस्थान के 4 संभाग भी कह सकते हैं या राजस्थानी शैली के 4 स्कूल भी कह सकते हैं, जिनमें मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। अब इनमें भी कुछ क्षेत्र निर्धारित थे और इनमें आने वाले जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में भी जो अलग अलग क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में भी छोटी छोटी अलग अलग शैलियाँ पनप गई, उन्हें कहते हैं उपशैली। इनमें कुछ छोटी छोटी उपशैलियाँ भी विकसित हुई, जैसे मेवाड़ में नाथद्वारा, गोगुंदा, प्रतापगढ़, देवगढ़। अर्थात मेवाड़ को वर्तमान में उदयपुर संभाग के नाम जानते हैं। तो पहले उदयपुर में आने वाले क्षेत्रों में ये थे, जिनमें नाथद्वारा, गोगुंदा, प्रतापगढ़ और देवगढ़। तो नाथद्वारा की जो शैली है वो नाथद्वारा की शैली मेवाड़ शैली की प्रमुख उपशैली है। नाथद्वारा की क्या है? प्रमुख उपशैली है। नाथद्वारा में क्या है और वो शैली किस प्रकार प्रसिद्ध है? नाथद्वारा में यानी उदयपुर या मेवाड़ में नाथद्वारा एक छोटा सा कस्बा है और वो छोटे सा कस्बे इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है और उस भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की या श्रीनाथ जी की 52 अंगुल वाली मूर्ति की स्थापना हो चुकी है या अंगुल मूर्ति स्थापित है। तो उसे वैष्णव संप्रदाय लोग अधिक मानते हैं या अपना 4 तीर्थंकरों में माना जाता है। उसके विषय में भी एक छोटी सी कहानी बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान जो वृंदावन है या मथुरा है, वहाँ से जब ये इस्लामिक धर्म या मुस्लिम संप्रदाय का दबाव आया तो वहाँ से उठाकर भक्त के साथ वो भक्त भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को मेवाड़ में ले गया था सुरक्षा की दृष्टि से, और मेवाड़ में जाकर ये नाथद्वारा में जाकर उसकी मूर्ति की स्थापना की गई और मेवाड़ के राजाओं के संरक्षण में रखी गई। तो वह स्थान है नाथद्वारा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति के दर्शन कराए जाते हैं और वो मूर्ति के जब दर्शन कराए जाते हैं तो उस मूर्ति को विशेष तरीके से सजाकर दर्शन कराए जाते हैं। तो सजाने के लिए वहाँ जो पंडित लोग हैं वो पंडित लोगों के द्वारा या चित्रकारों के द्वारा उस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सजाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को मूर्ति के पीछे कपड़ों पर पर्दे के रूप में लगाया जाता है और उन जो पर्दे के रूप में पेंटिंग लगाई जाती हैं उन पेंटिंगों को नाथद्वारा की प्रसिद्ध पेंटिंग के नाम से ख्याति प्राप्त हुई, जिनको पिछवे पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो वो पिछवे पेंटिंग के कारण नाथद्वारा की उपशैली प्रसिद्ध हुई है। आगे मारवाड़ में जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अर्थात मारवाड़ में आने वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कौन कौन से हैं? जोधपुर है, किशनगढ़ है, बीकानेर है, डूंगरपुर है, इस तरह के कुछ प्रमुख क्षेत्र आते हैं और ये प्रमुख क्षेत्रों में भी कुछ शैलियाँ विकसित हुई थी जिनको अलग उप शैलियों के नाम से जाना गया। जैसे जोधपुर में यानी मारवाड़ में किशनगढ़ और बीकानेर दोनों उप शैलियाँ प्रसिद्ध रही हैं। किशनगढ़ की तो बनी ठनी पेंटिंग और बीकानेर मुगल जो शासक थे उन शासकों से अधिक घनिष्ठ होने के, इनके संबंध अच्छे होने के कारण यहाँ पर उस्ता परिवार के द्वारा रुकनुद्दीन उस्ता अली रजा के द्वारा कुछ चित्रकला का विकास हुआ और उस चित्रकला को जो विकसित हुई उसे बीकानेर शैली के नाम से जाना गया था। तो ये 2 उपशैलियाँ रहती हैं इसकी। कौन सी? मारवाड़ शैली की। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और दुगारी ये प्रमुख केंद्र थे और इन केंद्रों पर जो कला शैली का विकास हुआ उस शैली को हाड़ौती शैली के नाम से जाना गया। और हाड़ौती क्षेत्र की 2 प्रमुख उपशैलियाँ प्रसिद्ध रही हैं जिनमें कोटा और बूंदी हैं। ये अपने क्षेत्रगत आधार पर अलग अलग पढ़ी जाती हैं या उपशैलियों के रूप में पढ़ी जाती हैं। जैसे कोटा में शेर के आखेट वाले चित्र अधिक प्रसिद्ध थे और बूंदियों में हाथियों के विशेष चित्र हैं या ताल तालाबों के चित्र अधिक हैं। इसके बाद ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ को वर्तमान में जयपुर संभाग भी कहते हैं या मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या मेवात शैली के नाम से या मेवात स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहले आने वाले क्षेत्रों में जयपुर, उनियारा, शेखावाटी और अलवर प्रमुख केंद्र थे। इन केंद्रों पर जिस कला शैली का विकास हुआ उसे क्या कहा गया? ढूंढाड़ शैली के नाम से पुकारा गया। ठीक है भाई, तो यहाँ तक अपन ने अभी पढ़ा कि ये प्रमुख उपशैलियाँ विकसित हुई हैं और इन उपशैलियों का अपन आगे चलकर इनकी पेंटिंग्सों के विषय में अलग अलग अध्ययन करेंगे कि जैसे मेवाड़ में कौन कौन सी, मेवाड़ में जैसे नाथद्वारा है या मेवाड़ शैली के विषय में, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना इतना ही, और आगे चलकर अलग अलग स्कूल या अलग अलग इस पेंटिंग्सों के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज धन्यवाद।